नाज़रीन की खिदमत में आज़म शाहिद का आदाब। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ये गुफ्तगू जिसका मरकज़ी मौजू है मुल्क की मुश्तरका गंगा जमनी तहज़ीब। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब और जनाब खलीलुर रहमान साहब, जो अदबी दुनिया में खलील मामून के नाम से शोहरत रखते हैं। ये दोनों अहबाब जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के सरकर्दा अफसरान रहे हैं। रियासत कर्नाटक में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रहकर उन्होंने बेलौस खिदमत अंजाम दी है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के आला ओहदे पर फाइज रहे और उन्होंने वजीफ़ा याबी के बाद भी अपनी अदबी काविशें जारी रखी हैं। खलीलुर रहमान साहब खलील मामून के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने भी हमेशा अदब और सहाफ़त को अजीज़ रखा है। ये दो शख्सियतों के ताल्लुक़ से मुश्तरका बात यह है कि दोनों अजीज़ दोस्त हैं। आला पुलिस अफसरान होने के बावजूद भी अदब में उन्होंने बहुत से ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जो लायक़ तहसीन और काबिल तक़लीद भी समझे जाते हैं। शायरी से इन दोनों को बहुत गहरा लगाव रहा है और मुल्क के मुश्तरका कल्चर को हमेशा इन्होंने अजीज़ रखा। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ जनाब खलील मामून साहब से। खलील साहब, बताएं कि हमारे मुल्क की जो मुश्तरका तहज़ीब या कल्चर है, वहदत में, तकसरियत में जो वहदत है, ये दरअसल हमारी ताकत है जी। इस तहज़ीब ने किस तरह मुल्क को मालामाल किया है, इसके ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक वहदत का ताल्लुक़ है, जी जी, जहाँ तक तकसीरियत में यकजहती का ताल्लुक़ है, जी जी, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। जी जी, इसकी तारीख़ मैं कहूँगा कि दाता गंजबख्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जी, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी के जिनके बाद जिनके नाम से या जिनके तवस्सुत से दिल्ली में एक मशहूर मेला मुनक़िद हुआ करता था, अब होता है या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं, जिसको फूल वालों की सैर कहा जाता जी, अभी होता है वो, उसका पैमाना थोड़ा जी कम जी, है। जी हाँ। तो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी जी, वहाँ तक जाकर पहुँचता है। उसके बाद भी जो हिंदी में जिसको भक्ति काल कहा जाता है कि जिसमें बहुत सारे शोरा और सूफिया वगैरह पैदा हुए हिंदुस्तान में, जिसमें सर फहरिस्त हम कबीर का नाम ले सकते हैं। जी, कबीर के साथ साथ उस ज़माने में उसके बाद या उससे लगभग गुरु नानक पैदा हुए, जी, सुल्तान बाहू पैदा हुए, शाह लतीफ़ जो सिंध के हैं वो पैदा हुए, जी, जी, फिर जो है बुल्ले शाह पैदा हुए, और ख़ुद जो है मिली जुली तहज़ीब के बारे में बात करते हुए जी, मैं जो हिंदी में सरमाया है, मुसलमानों का दिया हुआ सरमाया, जिसमें सबसे मशहूर सरमाया वो फिल्म की वजह से काफ़ी मशहूर भी हुआ, वो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है। पद्मावत, हाँ। और फिर मैं अब्दुल रहीम खान का भी जिक्र करूँगा। इस तरह की ऐसी बहुत सारी शख्सियतें हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की रंगारंगी तहजीब को फ़रोग़ दिया। इस सिलसिले से मैं एक बात आपको अर्ज़ करूँगा बिफोर, इससे पहले कि आपको एक दूसरा सवाल करें। जी हाँ। मुझे एक वाक़या इत्तेफाक से पढ़ने का मौका मिला मीना कुमारी के बारे में। जी, मीना कुमारी की जब कमाल अमरोही से शादी हुई तो उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। जी जी, तो जब ये अमरोहा गई मीना कुमारी, तो उन्होंने जो कमाल अमरोही की पहली बीवी से बेटा था जी, उसको कुरान पढ़ाने के बारे में उन्होंने बात छेड़ी। अच्छा। और किसी से कहा इसको कुरान पढ़ाना है, ये बच्चे को कोई अच्छा जो उस्ताद है कुरान पढ़ाने का, तो उन्हें ढूंढ कर लाइए। तो बाद में ढूंढने के बाद किसी ने आकर किसी पंडित का नाम उन्होंने लिया कि जो कुरान और अरबी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अच्छा, हाँ हाँ। और उन पंडित को मीना कुमारी ने बुलाया और कहा कि आप इसको कुरान पढ़ा दीजिए और जो नजराना है ले लीजिए।
तो पंडित जी ने उनके कहा कि नजराना तो मैं नहीं लूंगा, मैं जरूर इसको कुरान पढ़ा दूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बात यहाँ तक पहुँचती है जी कि हाँ। हमारी मिली जुली तहजीब का जब हम जिक्र करते हैं तो ये तहजीब तो हमारे खून में बसी हुई है जी, तो इसकी ये रिवायत रही है। इसकी रिवायत रही है। तो अजय कुमार सिंह साहब, यही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी मुल्क के मुश्तरका कल्चर का बग़ावर मुताला किया है, आपने देखा भी है, इसके ताल्लुक से आप जो कहना चाहें। आजकल के हालात को भी ध्यान में रखते हुए जी हाँ। एक दो बात इस बारे में कहना चाहूँगा। जी जी। पहली तो ये कि तवारीख और उसकी हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ। तो तवारीख में ये है कि दुनिया भर में हुकूमत जो करती आई हैं वो यहाँ भी हुआ। जी हाँ। ये यहाँ भी हुआ। जी हाँ। लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि ये जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जी, ये ये भी एक ऐसी हकीकत है जिसको न तो झुटलाया जा सकता है और न इसको हल्का करके देखा जा सकता है। बिल्कुल। ये जैसा कि खलील साहब ने कहा, ये हमारी खून का हिस्सा हो चुके हैं। जी हाँ। अब इस बात को किसी भी बिना पर झुटलाना मैं समझता हूं कि झूठ होगा। जी बिल्कुल। तो ये तो हमें, अगर आप देखिए गंगा जमनी तहजीब के उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। जी हाँ। जी हाँ। आप देखिए किसी भी तहजीब का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसका क्लासिकल म्यूजिक। आपने जी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की आप बात करें तो बड़े गुलाम अली खां, जी हाँ, या बेगम अख्तर, या आप और भी देखें अल्लाह रखा खान साहब, फयाज अहमद, बिस्मिल्लाह खान। जी हाँ। इनकी अगर बात नहीं करेंगे आप तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात कैसे होगी? अधूरी रहेगी। अधूरी रहेगी। अधूरी नहीं बल्कि होना मुश्किल है, मैं कहूँगा नामुकम्मल हो। हाँ, तो इस तरह से इस बात को ध्यान में हमको रखना चाहिए। और गंगा जमनी तहजीब का मतलब ही ये है कि इसमें एक कहना चाहिए मल्टीप्लिसिटी है। जी जी। एक ही तरह की चीज नहीं है। करेक्ट। कई चीजें हैं, वो मिलके हम उन सबको तस्लीम करते हैं। फर्क है लेकिन उस फर्क को हम समझते हैं, उसको तस्लीम करते हैं और उसको इस तरह से मैनेज करते हैं। क्योंकि मैनेज करने की बात मैंने यूं कही कि देखने की बात यह है कि आज के ज़माने में, जी जी, आज के वक्त में आप अमन और खुशहाली से कितना कमिटमेंट है आपका? जी, अगर अमन, हमारे हिंदुस्तान में अगर आपको अमन और खुशहाली से कमिटमेंट है तो गंगा जमनी तहजीब से कमिटमेंट होना लाजमी है। लाजमी है। बिल्कुल। ये बात जो है मैं समझता हूँ कि हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसी को, इसलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात भी है। जी। ये बहुत प्रैक्टिकल जरूरत है हमें, और मुल्क की तहजीब की बुनियाद भी है। जी। बुनियाद भी है और ये प्रैक्टिकल जरूरत भी है आज की। जी जी। तो इसको बढ़ावा देना बहुत, जितना हम कर सकें बहुत जरूरी है। जी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब, चूंकि मैं दूसरी बात यहाँ से आप ही से शुरू करना चाहूँगा जी, कि आप कर्नाटक काडर में रहे, IPS सर्विसेज में, और मसरूफियात आपकी मुलाजिमत की पुलिस की क्या होती है ज़मानत जानता है, इसके बावजूद भी आपने अदबी ज़ौक़ को दिल से लगाए रखा। जी। अपने अदबी ज़ौक़ के बारे में बताएं कि कैसे अदब से आपको लगाव हो रहा है? ये बचपन से ही लगाव था, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा था। हमारे जो दादाजी हैं तो उनको अदब से बहुत लगाव था, शौक़ था उन्हें, और उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और संस्कृत, इन 4 भाषाओं की सैकड़ों किताबें और मैगजीन्स हमारे यहाँ थी। अच्छा। तो उनसे आने जो है हम देखते रहते थे। जी, उसको पढ़ते भी थे, जिसका हो सकता है उम्र से पहले बहुत सारी चीजें पढ़ डाली। जी। तो इस तरह से वो, फिर हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वो लिखते थे, कविताएं लिखते थे हिंदी में बहुत अच्छी। तो इस तरह से ये अपने आप ही अनजाने में ही ये शौक पैदा हुआ और लगाव रहा। और बाद में तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा, मेरे होने का हिस्सा है। ये अदब जो है मेरे होने का हिस्सा है। हाँ। और बाद में जब मैं पुलिस में आया तो मैंने पाया कि अदब से
जनरली और शायरी से पर्टिकुलरली मुझे अपने काम में जाति तौर पर और अपने सरकारी काम में, पुलिस के काम में मुझे बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ और मुझे उससे बहुत ज़्यादा सहायता मिली। और इतने वाक़यात मैं आपको सुना सकता हूँ कि कैसे मुझे पोइट्री से हेल्प मिली। तो इस वजह से मैं समझता हूँ, मैं तो एक ज़माना था जब मैं ये कहा करता था कि पुलिस ट्रेनिंग में पोइट्री का पढ़ाना जो है ज़रूरी कर दिया जाए, कुछ क्लासेस रहें, क्योंकि उससे समझ, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहता है, समझ बढ़ती है, एक दायरा बढ़ता है आपका, एक सोचने की जो तरीका है वो बदलता है, आप लोग उसमें एक ओपन माइंडेडनेस आती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, हमारे काम में तो विशेष रूप से ज़रूरी है। इम्पार्शियलिटी जैसे जिसको आप कहते हैं वो कैसे आएगी जब तक अगर आप दकियानुसी होंगे, आप टनल व्यू होगा आपका, चीज़ों को एक ही तरह से देखने का नजरिया आपका एक ही होगा, तो तकलीफ पैदा करेगा। जी जी। तो इस तरह से कविताएं आप तो मुस्तकिल तौर पर रेगुलरली लिखते आ रहे हैं और अब तक उसके 3 संकलन, 3 मजमूए आ चुके हैं। 2 मेरे खुद के आए, 2 आपके आए हैं और उसमें कई तर्जुमे भी आपने किए हैं जी, अंग्रेजी से हिंदी में किए हैं और कन्नड़ से भी हिंदी में आपने किए हैं। तो मैं खलील साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये कि उर्दू अदब में नज़म गो शुरा में आपका एक मकाम है और बरज़गीर में आपको एक मोतबर और खदावर शायर के हिस्से से तस्लीम किया जाता है। तो पुलिस के महकमे में ऐसी मसरूफियात की आपाधापी में किस तरह शायरी आपको अजीज़ रही और किस तरह इसमें आपने अपने आप को मसरूफ? मैं बताता हूँ आपको। जी हाँ, ये शौक़ मुझे पुलिस में आने के बाद पैदा नहीं हुआ। जी जी। इत्तेफाक की बात यह है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो उस ज़माने में हमारे कोर्स में इकबाल की कुछ नज़में थी। जी जी। जैसे अपने दिल में झांक कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू औरों का नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो ये चीज़ें मुझे बहुत मुतासिर इन चीज़ों ने किया। जब मुझे बहुत कम उम्री में दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ और रेडियो में काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो ये शौक़ मेरा बढ़ा। पहले तो तुकबंदी कर लिया करता था मैं। जी जी। तो उसके बाद बाकायदा शमीम करहानी थे हमारे उस्ताद गज़ल में। उसके बाद मैं रिवायती गज़ल को छोड़कर जदीद शेर की, जदीद नज़मों की तरफ आया। जी जी। अब शबखून, आहंग वगैरह इन तमाम चीज़ों में, मेरे सौगात वगैरह में मेरी चीज़ें छपने लगी। तो दिल्ली मैंने 1975 में छोड़ा। उस वक्त तक जी मेरी नज़मों का शोहरा पूरे हिंद पाक में पैदा हो चुका था। इत्तेफाक की बात है, यानी इससे पहले कि आप ये पुलिस सर्विस ज्वाइन करने से पहले। अच्छा। तो मैं बतौर शायर के लोग मुझे पहचानते थे, तो पूरे इसमें तो ये शौक़ पहले से था मुझे। पुलिस में आने के बाद जो है मेरा मुताला तो नहीं रहा, ये मैं साफ अर्ज कर दूं आपसे कि जो कुछ मेरा मुताला थोड़ा बहुत है वो दिल्ली का मुताला है। अच्छा। मैंने वहाँ अफलातून को पढ़ा, अरस्तू को पढ़ा, बर्ट्रैंड रसल को पढ़ा, बर्ट्रैंड रसल के मजमून का तर्जुमा भी किया, ए फ्री मैन्स वर्शिप जो कि हमारी ज़बान में शाया हुआ। फिर मैंने शिबली नोमानी को पढ़ा, कुरान पढ़ा, गीता भी पढ़ा और बाइबल भी पढ़ी मैंने उस ज़माने में। तो हर तरह की रिलेटिविटी जो इसकी थ्योरी है आइंस्टाइन की वो पढ़ी, साइंस सब अल्लम गल्लम जो भी मिलता था मैं उसको पढ़ता था। खलील साहब, चूँकि आप फ़लसफ़े के स्टूडेंट रहे हैं और तकरीबन आपकी शायरी के 7 मजमूए आ चुके हैं जी, जिस तरह अभी अजय कुमार सिंह साहब ने बताया कि मुलाजिमत की ये जो भाग दौड़ ही इसमें शायरी ने उनके बोझ को हल्का किया, उन्हें इंस्पायर भी किया जी, इसके ताल्लुक से आप क्या कहना? देखिए, मेरे साथ मामला ये है जी जी कि पुलिस में आने के बाद मैंने लिखा ज़्यादा, पढ़ा कम, ये तो मुझे मानना पड़ती है बात। अच्छा। और मेरा लिखना मेरे लिसानी और मेरे शख्सी तजर्बात से जुड़ी हुई बात है। अच्छा। जी जी। कोई शख्सी तजर्बा हुआ तो मैंने नज़म लिखी, चाहे वो ग़िज़ाल शब के साथ हो या महात्मा गांधी रोड पर हो जी जी, या शायरी मत करो हो, कोई भी मेरी नज़म उठा के ले लीजिए, उसके पीछे जी ये कहानी है, ये किस्सा है, एक तजर्बा है जिसको के लफ्ज़ों में बयान किया गया है। जी। तो ये कहाँ से आया, कहाँ से गया, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन से बताऊं, पुलिस की नौकरी ने मुझे मुतलक इस बात से ममनू नहीं किया
कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौकरी के सबब मैंने कोई चीज़ ना लिखी हो। जी जी जी। नौकरी में जो तजर्बात आया उस तजर्बात को, जो ज़ाती ज़िंदगी में है वो तजर्बात को लेके मैंने लिखा। इधर उधर थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करता था। जी जी। ऐसा नहीं कि मैं टोटली नहीं, यानी मुतलक जाहिल बन गया था। तो जाहिल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत मगर मुलाजिमत कभी रुकावट कभी रुकावट नहीं बनी। जी देखिए, जी जी। जो ये शख्स कहता है कि मुलाजिमत या कोई भी काम किसी चीज़ में रुकावट बनती है, जी जी। वो गलत कहता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, जहाँ तक मेरे ज़ात का ताल्लुक है, एक नज़म लिखने के लिए मुझे आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, जी जी। इससे ज़्यादा का वक्त मैंने सर्फ नहीं किया। जी हाँ। जब दिल में आया, रात के 3 बजे आया वो लिख दिया, 4 बजे आया वो लिख दिया, सुबह में आया वो लिख दिया। जी। मेरे लिखने के प्रोसेस में और मेरे काम के प्रोसेस में कभी तजाद की गुंजाइश नहीं रही है। बहुत बेहतर। अजय कुमार सिंह साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि आप दोनों अहबाब जिम्मेदार और काबिल और फ़र्ज़ शनास अफसर रहे हैं, और ऐसे अफसरों का योगदान, कंट्रीब्यूशन जो है समाज में स्थिरता, स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी भी होता है। एक ज़िम्मेदार ब्यूरोक्रेसी के अलावा भी अदब या साहित्य का भी उतना ही अहम रोल रहता है कि समाज में शांति रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे, हारमोनी रहे। जी। इसके बारे में आप क्या कहना? नहीं, बहुत मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि जी जी। सोसाइटी में अमन रहे, जी, मुल्क में अमन रहे, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लोगों की सोच क्या है। जी। और लोगों की सोच कैसे बनती है। मैं ये नहीं मानता कि लोगों की सोच केवल पॉलिटिकल लीडर्स ही बना सकते हैं या केवल जो है रिलीजियस लीडर्स ही बना सकते हैं। वो बनाते हैं, हो सकता है आजकल उनका इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं अब भी यही मानता हूँ, और पहले तो ज़्यादा मानता था कि ये जो अदब है, पढ़ने से, और पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हों, फिलोसफी किताब, फलसफा पढ़ रहे हों, वो उसी को पढ़ना कहा जाए। जो बातें होती हैं तो उनसे लोगों की सोच बनती है। जो हम आपस में बात करते हैं, घर में जो बात करते हैं, जी हाँ, जो ड्राइंग रूम में बात होती है, ड्राइंग रूम जिनके पास नहीं है उनके घर में भी बातें होती हैं। वो बातें किस तरह की बातें होती हैं, वो अदब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है अदब उसको। और उसी से मैं समझता हूँ कि सोसाइटी कैसी हो ये बनती है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि रोल उसका बहुत अहम रोल है और रहना चाहिए। और इसलिए ये काम चलते रहना चाहिए। जी जी। कभी कभी हमको मायूसी हो सकती है कि ये नहीं हो रहा है, जी जी। अदब की मार्फत जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हमको मायूसी हो सकती है। जी जी। लेकिन ये काम जारी रहना चाहिए, बल्कि और भी जोशो खरोश से होना इसका बिल्कुल ज़रूरी है। ये मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। खलील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि अदब के ज़रिए अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए इसका क्या रोल रहता है? देखिए, इस अदब का रोल जी जी समाज और किसी भी मौजूदा निज़ाम में, यानी एग्जिस्टिंग ऑर्डर में, जी जी, उसका रोल बहुत ही गैर इरादी या ये कहिए कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट असर उसका सोसाइटी पर होता है। हाँ। वो सोसाइटी पर असर कैसे होता है कि अगर मैंने बिलफर्ज मैंने मंटो को पढ़ा है, मंटो की तमाम कहानियां जो हैं तकसीम और फसादात पर हैं। जी जी। तो तकसीम और फसादात पर उसकी कहानियां पढ़ने के बाद जो कोई आदमी पढ़ेगा उसको, जी हाँ, तो उसके जहन में एक तस्वीर उभरती है। जैसे हमारी तारीख में जी मीर के अशार, मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो कभी खशका खींचा देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। या फिर गालिब के शेर, क्या ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे। या फिर उसी जमाने का एक शायर, वो शायर तो मीर के जमाने का, नज़ीर अकबर आबादी। जी जी, बड़े मशहूर शायर, बड़े मशहूर शायर, लेकिन इत्तेफाक से हम उसे याद नहीं करते। किसी को कृष्ण पर नज़म लिख के दे रहे हैं, किसी को शिव पर नज़म लिख के दे रहे हैं,
करेक्ट। तो यानी उनके यहाँ पूरी चीजें समाई हुई थी। अब जो कोई उस आदमी को पढ़ेगा तो उसका हिंदुस्तान के असर मुकम्मल मंजरनामे को उन्होंने अपनी मंजरनामे को शायरी में- वैसी नज़ीर कहीं नहीं मिलेगी आपको, जी हाँ, जो नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ मिलती है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब यह है कि शायरी अदब, जैसा कि अजय कुमार सिंह साहब ने अभी कहा, मैं तो ये कहूँगा जी 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 कि पुलिस के महकमे में, दूसरे इंतजामी महकमे में लिटरेचर का पढ़ाया जाना कंपल्सरी जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल। उसका पढ़ाया जाना जरूरी होना चाहिए। और बच्चों में बजरिए ड्रामा या कोई चीज, जैसे भीष्म साहनी का हमने ड्रामा किया था कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इस तरह के ड्रामे लिखे जाएं या उसको ये किया जाए। फिल्म के माध्यम से भी बात ये हो सकती है, यानी ह्यूमन वैल्यूज, इंसानी कदरों की जी। अहमियत को उजागर करने के लिए। जी जी बिल्कुल। मैं जी जी एक बात और उसमें जोड़ना चाहूँगा, प्लीज प्लीज। कि जब हम अदब की बात करते हैं या अदब को पढ़ने वालों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहें न कहें, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि भाई पढ़ने वाले के लोग कितने हैं। जी जी मंटो को पढ़ने वाले लोग कितने हैं, गालिब को पढ़ने वाले लोग कितने हैं। अगर पूरे आप पॉपुलेशन की बात करें जी तो हाँ। मैं किसी एक तबके की बात नहीं बिल्कुल। कर रहा, तो वहाँ पे मैं दूसरी बात ध्यान में लाना चाहूँगा, वो ये कि कहानी, किस्सा गोई एज ए प्रोजेक्ट नहीं, कहानी तो हमारे यहाँ, हमारे गाँव में हर घर में कहानियाँ कही जाती हैं बचपन में। जी जी हम लोग सब जो हैं, और आज भी बचपन जो है बीतता है कहानियाँ सुनते हुए। बिल्कुल। और उन कहानियों से हमारी कितनी सोच कितनी बनती है वो शायद हमको उसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन वो बहुत जो है उसका असर, मैं उसको भी अदब का हिस्सा मानता हूँ। जी बिल्कुल। चाहे वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में फोक ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, जी। ओरल ट्रेडिशन जो जिसको कहते हैं, उसका तो बहुत ही अहम रोल रहा है बिल्कुल। और बहुत बड़ा हिस्सा रहा है वो हमारी विरासत का। जी। तो उसने भी उसका बहुत रोल है। तो हम किस तरह की कहानियाँ सुन के बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं, उसका असर पड़ता है हमारी सोच पे, हमारे जहन पे उसका असर पड़ता है और हम उससे बनते हैं। जी जी। अजय कुमार सिंह साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अदीबों और शायरों ने अपने इस विशाल देश में इसकी तहजीब को और ज़्यादा मज़ीद मजबूत करने में एक अहम रोल अदा किया। जिस तरह खलील साहब बता रहे थे, नज़ीर अकबर आबादी और उस कबील के जितने भी लोग रहे हैं, आप इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें शायरों और अदीबों का रोल, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, शायरों और अदीबों का रोल तो हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह, हर मुल्क में बहुत अहम रोल रहा है। जी जी। और वही बात यहाँ भी है। अब देखिए, हमारे यहाँ एक ज़माना ऐसा था, आप केवल अकबर के ज़माने में ही उनके यहाँ देखिए आप कितने लोग थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे उनके यहाँ, जो इतने बड़े शायर थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके यहाँ भी थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, गुप्ता कालीन, जिसको बहुत बड़ा एक पीरियड माना जाता है हिंदुस्तान की हिस्ट्री का, हाँ सोने कहा जाता है, उसमें भी नवरत्न रहा करते थे दरबार में। वो लोग इन्फ्लुएंस करते थे कि राजा की सोच को, महाराजा की सोच को इन्फ्लुएंस करते थे, वो लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करते थे। बल्कि यहाँ तक दी आइडिया ऑफ जस्टिस, मेरे ख्याल से वो उसको भी उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है। तो ये बहुत बड़ी हमारी विरासत है, बहुत बड़ी परंपरा है, कोई नई नहीं है, लेकिन इसको भूल नहीं जाना चाहिए। ये है कि आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में इसको भूल नहीं जाना चाहिए। अपनी अपनी है, टेक्नोलॉजी की एक ज़रूरत है और वो बहुत ही मतलब ज़रूरी है और उससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को। लेकिन अदब और हमारी शायर लोग और हमारे लिखने वालों की जो है उनकी अहमियत को कम करके देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। खलील साहब, यही ख्याल को मुख्तसर अल्फाज में आप कैसे देखिए? मौजूदा अहद में जी एक नाम जो बार बार, जिसको मैं हर जगह दोहराता हूँ, चाहे वो शायरी के जरिए हो चाहे तहजीब के जरिए हो, जी, वो है नाम मीरा जी का। जी। मीरा जी ने मिश्रित संस्कृति या मिलीजुली तहजीब के ताल्लुक से जो कुछ लिखा है उसने 200 से ज्यादा गीत लिखे हैं। अच्छा, जी जी। और गीत का जो बेसिस है उनका,
वो इस्लाम या मुस्लिम धर्म नहीं है, बल्कि हिंदुइज्म से वो खुद कहा करते थे कि वो वैष्णव इससे बहुत मुतासिर थे। तो जिस तरह उन्होंने लिखा है, बदकिस्मती से उनकी दरियाफ्त हमारे आज के अहद में नहीं की है। जी जी। और सबसे बड़ी मिसाल जो हमारे सामने है वह है खुर्रतुल ऐन हैदर की। जी जी। आग का दरिया। आग का दरिया। आग के दरिया से बेहतर और क्या मिसाल हो सकती है। बिल्कुल। वैसे चूंकि शायरी कविताएं आप लिखते रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारी नाजरीन के लिए जी आपकी पसंद की कुछ कविता आप सुनाएं। जी बिल्कुल ही ताज़ा, जो कल ही कुछ पंक्तियां मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, हाँ, उसको जी, सुनाने की कोशिश करूंगा। प्लीज। तो ये कविता जो है उसके कुछ हिस्से सुना रहा हूं मैं। जी जी। गद्दार नहीं था मैं, पर आदमी को माना था मैंने अहम। गद्दार नहीं था मैं, पर आदमी को माना था मैंने अहम। जी जी। एक ही धागे में पुरोई हुई मानी थी ये मणियां, देर सवेर पनपेगा यही बीज, मैंने सोचा था। वाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। बहुत अच्छा। अपने ही सपूतों से मार खाई जमीन, अंतर व्यथा की छोड़ती है हुंकार। घायल एक पुकार कि गड़बड़ा जाते हैं मेरे संवाद, यीशु बुद्ध नानक से खुल सी जाती है आंख। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो क्या दिखता है? लहराता है अपनी विजय पताका, आदमखोरों का झुंड। वाह। लहराता है अपनी विजय पताका, आदमखोरों का झुंड। खून सने झंडों के बोझ से, खून सने झंडों के बोझ से जी जी। टूटे पड़े हैं मस्जिद मंदिरों के कंगूरे। क्या बात है। जी। टूटे पड़े हैं मंदिर मस्जिदों के कंगूरे। डगर डगर मोहब्बत का होता है शिकार। जी। डगर डगर मोहब्बत का होता है शिकार। स्वार्थ की कमानों से छूटे विष बुझे तीरों से। आर्त क्रंदनों में डूबती जाती है फुसफुसी नसीहतें। आर्त क्रंदनों में डूबती जाती हैं फुसफुसी नसीहतें। त्योहार सा मनाता है उद्दंड, तटस्थों को दहलाता पागलपन। जी जी। अनाथ छटपटाती है माटी की गंध। वाह, बहुत अच्छा। हो गई धरती क्या बांझ, हो गई धरती क्या बांझ, या मनोभूमि हम सबकी। बीज बने पड़े रहे बीज, या पौधे बस मरियल से पौधे। सदियां यूं गुजर गईं, भाया था मुझको जो सेमल का फूल। एक हिस्सा है। जी जी। उगाता नहीं हूं फूल व्यापार के लिए। जी जी। उगाता नहीं हूं फूल व्यापार के लिए, लेकिन घावों से होता रहा है रक्तस्राव। और भी कुछ बांके लाल तानते हैं अपनी कमान। निथालने सारे तथ्य मीन फैक्ट्स। जी जी। लेट अस कंसीडर ऑल द फैक्ट्स। निथालने सारे तथ्य, या खोज लें बहुत बड़े दर्शन फलसफा, या गहरे में गड़े हुए सत्य। जी जी। या जानी पहचानी सबकी सीधी साची, सीधी सच्ची, धूल भरी खटमिट्ठी छोटी छोटी सी बातें बेलाग और कह डालें। जी जी। निरागोड़ धरती करें बेहतर तैयार। जी जी जी। खलील साहब, वैसे आपने नज़में, गज़लें और तकरीबन आपके 7 मजमूए मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं, कि एक नज़्म इनायत करें। हिमालय की चमकती हुई चोटियों से, हिमालय की चमकती हुई चोटियों से, जी जी। रूई के नन्हे से गालों की मानिंद, नर्म रेशम सा ज्ञान हरियाले रास्तों पर अभी गिर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। हिमालय की चमकती हुई चोटियों से, रूई के नन्हे से गालों की मानिंद, नर्म रेशम सा ज्ञान हरियाले रास्तों पर अभी गिर रहा है। जी जी। वादियों में रवां हैं नीले नीले शफाफ दरिया, जी जी। प्यासी जमीनों को सैराब करते हुए। बहुत अच्छे। जी। गुंजान आबादियों के ऊंचे ऊंचे मीनारों से अभी गूंजती है मीठी मीठी अज़ां। जी। गिरजों से निकली सदाएं हर सिमत में फैलती हैं। जी जी। मंदिरों के कलश से घंटियों की मधुर आवाजें नीली नीली फजाओं में वाह वाह ऊषा के रथ पे सवार उड़ रही हैं। ऊषा के रथ पे सवार उड़ रही हैं, साथ अपने लिए एक निराली सी शान।
अपनी आंखों के उमड़ते हुए प्यार को, जी जी, अपनी आंखों के उमड़ते हुए प्यार को भाषाओं की नाकारा तफरीक की कब जरूरत है। जी जी, सही बात। अपनी आंखों के उमड़ते हुए प्यार को भाषाओं की नाकारा तफरीक की कब जरूरत है। बुलाती हैं हमको मज़ारों के ताज़ा फूलों की महकती हुई हड्डियां। जी जी, बुलाती हैं हमको मज़ारों के ताज़ा फूलों की महकती हुई हड्डियां, गंगा में बहती हुई खुशनुमा अस्थियां। जी जी, गंगा में बहती हुई खुशनुमा अस्थियां, जमाने के इस शोर में भी कहीं आकाश से हमें मिल रहे हैं सुरतान। हमारे गीतों के बजरे सतरंगी कौसे खुजा के घोड़ों पे बहते हुए पार कर रहे हैं। जी जी, पार कर रहे हैं बुर्राख की तरह दूधिया कहकशां। इस टड्डी दल के हमले में, जी जी, इस टड्डी दल के हमले में महामारी में भी, हर लहजा हाहाकारी में भी जी जी, हाथ में हाथ थामे चल रहे हैं मानी जानिबे मंजिले बेनिशा। बहुत खूब। जानिबे चल रहे हैं, जानिबे मंजिले में बेनिशा, यहाँ गंगे जल की तरह से पवित्र। जी, यहाँ गंगा जल की तरह से पवित्र, जी, जमजम की मानिंद मुकद्दस, हर एक आंसू मुंतजिर है हमारा। जी, हाथ अपने पसारे। बहुत बहुत बहुत, हाथ अपने पसारे। बहुत खूब। नाजरीन, वैसे ये दो अहबाब अदब के भी इतने ही ज़्यादा महान शख्सियतें हैं जिनके ताल्लुक़ से बहुत से ऐसे मौज़ूआत रह गए हैं जिन पर बात हो सकती थी। फिर आइंदा किसी प्रोग्राम में इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं बेंगलुरु दूरदर्शन की जानिब से हमारे शुरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब और जनाब खलील मामून साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।